नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक का जितना भी वर्ल्ड वॉर में क्या क्या नुकसान हुआ था उस चीज़ को हम लोग पढ़े थे, उसका रीजन क्या था। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक का ये वर्ल्ड वॉर चलता है। और इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट वाज वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, कारण क्या थे, क्यों हुआ था। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने बने रहिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बस आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री है, अब वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो से देखकर थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर पाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। क्या था? ग्लोबल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो था, पूरी दुनिया में ये जंग फैला हुआ था। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ये 1939 से 1945 तक ये चलता है, और ये पूरी दुनिया में युद्ध फैला हुआ था, जिसमें से यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और पैसिफिक के जितने भी देश थे, यानी प्रशांत महासागर के पास देश, जो प्रशांत महासागर में जो भी देश शामिल थे, वो भी देश इस वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थे। इसमें 70 से ज़्यादा, याद रखिएगा कि 70 से ज़्यादा इसमें कंट्री भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे इस वर्ल्ड वॉर में। और देखिए, 50 से 80 मिलियन लोग, 50 से 80 मिलियन लोग इसमें मारे जाते हैं, यानी मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और ये इतिहास का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव, तबाही मचाने वाला ये वॉर था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, लेकिन इसमें जो था कि ये दो ग्रुप बना हुआ था, देशों का ग्रुप बना हुआ था। जैसे कि एक था एक्सिस पावर और एक था अलाइड पावर। एक्सिस में क्या था कि जर्मनी था, जिसमें से जर्मनी से कौन आता था? हिटलर आता था। इटली हो गया, इटली से मुसोलिनी आता था। जापान से हीरो हितो आता था। ये नेताओं का नाम मैं बता रहा हूँ जो वहाँ के लीडर थे। इन लोगों की वजह से ये वॉर शुरू हुआ था। अलाइड पावर में क्या था? ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया। देखिए, एक्सिस पावर का मतलब क्या है? एक्सिस का मतलब धुरी होता है हिंदी में बात करें तो, यानी केंद्र। यानी इसके इर्द गिर्द के एक देश एकजुट थे। मतलब जर्मनी का देश, जर्मनी हो गया, तो इसके आसपास के देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। एक्सिस ये धुरी शक्तियाँ, एक्सिस पावर है। अलाइड पावर क्या है कि अ, ये एक दोस्त थे। मतलब अगर ये दोस्त लड़ रहा है तो फ्रांस भी लड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन दोस्त है। ऐसा मतलब अलाइड का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो यानी ये दोस्ती के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, सोवियत यूनियन का याद रखिएगा, यूएसएसआर भी बोला जाता है। सोवियत यूनियन का पिछली क्लास अगर अटेंड किए हैं तो उसमें मैंने बताया है कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। अब ये जो वॉर है इसको टोटल वॉर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है टोटल वॉर? टोटल वॉर टोटल वॉर बोला जाता है क्यों? क्योंकि इसमें यानी सिर्फ सैनिक ही नहीं थे, बल्कि सिविलियंस भी थे। सिविलियंस थे, इकोनॉमिक्स था, टेक्नोलॉजी था, मतलब हर चीज़ इसमें शामिल था। टोटल वॉर का मतलब ये हो गया कि पूरा देश, यानी आर्मी हो गया, फैक्ट्री हो गए, लोग हो गए, ये वॉर के लिए काम करते थे। मतलब ये एक टोटल वॉर का मतलब हर कोई अपना योगदान देता था इस वॉर में। नए हथियार आए, जैसे कि एटॉमिक बम हो गया, एटॉमिक एटॉमिक बम हो गया, जो बहुत तबाही मचाता था, ये तो सबको पता है। जेट वेंस आ गया था, जेट वेंस, ये सबसे भयानक था। जो होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट का मतलब ये जितनी हथियार की मैं बात कर रहा हूँ, ये होलोकॉस्ट में यूज हुआ था। जैसे कि होलोकॉस्ट क्या है कि यहूदी जो लोग थे, और अन्य समुदाय के भी, जो नाजी जर्मनी थे, उनके सामूहिक नरसंहार करने में
सामूहिक नरसंहार करने में इन हथियारों का प्रयोग किया गया था। यानी 6 मिलियन, याद रखिएगा 6 मिलियन यहूदी और लाखों लोग मारे गए थे। 6 मिलियन कम नहीं होता है, 6 मिलियन मतलब 60 लाख। 60 लाख यहूदियों को मारा गया था, और लोग तो मरे वो तो अलग बात है। ये यहूदी को क्यों मारा गया था, हिटलर ने क्यों मारा था, इस चीज़ को मैं आगे अभी बात करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, तभी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये लास्ट गुड वॉर कहते हैं क्योंकि अलाइड ने बुरे एक्सिस को हराया था। जो अलाइड पावर्स थे, यानी मित्र देश जो थे, वो धूरी देश को बहुत ही बुरी तरह से हराए थे, लेकिन कीमत बहुत उसकी भारी चुकानी पड़ी थी। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका ये मित्र देश की तरफ था, तो ये एक्सिस पावर के देश जो थे जापान, जापान पर एटॉमिक बम गिरा दिया था। 1945 में एटॉमिक बम गिराया था 1945 में। तो ये इसे लास्ट गुड वॉर कहते हैं, और इससे ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यहीं से ये वॉर को समाप्ति की जाती है। यानी एटॉमिक बम गिराकर वॉर की समाप्ति की जाती है। तो परमाणु बम किस पर, जापान पर गिराया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका रीजन क्या था, युद्ध क्यों हुआ था, ये भी तो जानना जरूरी है। वाई डिड द वॉर स्टार्ट। तो सबसे जरूरी ये है, इस सेक्शन में सबसे जरूरी ये है, जो वॉर की जड़ें थी कहाँ से शुरू होती हैं ये जानना जरूरी है। उसका डिटेल्स मतलब रीजन को हम लोग डिटेल से समझेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ट्रिगर पॉइंट था, यानी चिंगारी, ट्रिगर ट्रिगर चिंगारी जो आग भड़काया गया था वो बहुत छोटा था, लेकिन इसके पीछे कई लॉन्ग टर्म टेंशन था, लंबे समय की ये तनाव था। जो ट्रिगर था, ये चिंगारी जो था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ये बहुत ही लंबे समय से एक तनाव भरी तानातनी थी। यानी एक दूसरे से तानातनी थी। एक एक चीज़ का हम लोग समझेंगे। जैसे फर्स्ट क्या आता है कि वर्साय, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, यानी वर्साय की संधि। वर्साय की संधि क्या थी, जैसे ये वर्साय ट्रीटी का गुस्सा 1919 में जो हुआ था, ये 1919 में ये वर्साय की जो संधि हुआ था 1919 में, इससे एक चीज़ का मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक रीजन ये भी कह सकते हैं कि ये युद्ध शुरू होने का एक रीजन था। जैसे कि 1919 में जो वर्साय की संधि हुआ था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक समझौता था। वर्साय की संधि एक समझौता था, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जो फ्रांस के वर्साय शहर में ये एक साइन साइन हुआ था। साइन मतलब ट्रीटी का मतलब यही होता है कि देशों के बीच एक लिखित डील किया जाता है, लिखित डील। ठीक है, अभी मैं एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, बस मैं आपको वो रीजन बता रहा हूँ, आपको रीजन वो देखना जरूरी है। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, 1918 तक ये जर्मनी इसमें हार गया था। जर्मनी की क्या हुई थी, हार हुई थी। और जो अलाइड पावर के जो कंट्री थे, जर्मनी को सजा दिए थे, सजा सजा दिए थे। क्या सजा थी कि उसकी जो टेरिटरी है, यानी ज़मीन जो है, ज़मीन को छीन लिया गया, यानी जर्मनी की ज़मीन को छीना गया। आर्मी आर्मी को क्या किया गया, जर्मनी की जो आर्मी थी उसको छोटा कर दिया गया, यानी कम आर्मी आप रख सकते हैं। और भारी जुर्माना ठोका गया, किस पर, जर्मनी पर। तो ये एक युद्ध की भरपाई के लिए पैसा जो था, रिपेरेशन देने को कहा गया था। किसको, जर्मनी को कहा गया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है इसमें युद्ध में बहुत पैसे की खर्च हुई है, तो ये खर्च जो है ये तुम हर्जाना के रूप में ये चुकाओगे, ऐसा जर्मनी को कहा गया। तो कितना चुकाया था, 33 बिलियन पाउंड, 33 बिलियन पाउंड ये जर्मनी ने चुकाया था। और जर्मनी को ह्यूमिलिटिएशन, यानी ह्यूमिलिटिंग, ऐसा मतलब खुद को अपमानजनक ऐसे महसूस किया। जर्मनी खुद को अपमानजनक महसूस करता है ये सब चुकाने के बाद, क्योंकि उसका तो ज़मीन छीना गया, आर्मी छोटी कर दी गई। तो इस सब चीज़ से ह्यूमिलिएटिंग मतलब वो खुद को अपमानजनक समझता है। और इसी चीज़ से हिटलर ने इस गुस्से को वो आग की तरह भड़काया। कौन, हिटलर, हिटलर की मैं बात कर रहा हूँ। ये हिटलर कौन था, इस चीज़ को भी मैं हम लोग आगे देखेंगे। और कहा कि जर्मनी का गौरव मैं लौटाऊंगा।
कौन बोला? ये हिटलर बोला था कि जर्मनी का जो गौरव है वो मैं लौटाऊंगा। अब इसको देखिए, जर्मनी का जो इकोनॉमिक था पहले से कमज़ोर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। रिपरेशन ने बहुत बुरा हाल कर दिया था, यानी युद्ध की जो भरपाई ये दिया था जर्मनी ने, 33 बिलियन पाउंड्स। तो ये बहुत बुरा हाल हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, लोग भूखे हो गए थे, नौकरियां छीन गई थी, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, नौकरी नहीं थी, भूखे मर रहे थे। तो हिटलर ने वर्साई ट्रीटी को रद्द करने का वादा किया था। हिटलर हिटलर ने ठान लिया था कि जो वर्साई की संधि हुई है 1919 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वर्साई की संधि हुई थी फ्रांस में, उस वर्साई की संधि को खत्म यानी रद्द करने का फैसला लिया था। कौन? हिटलर ने। जिससे उसको भारी सपोर्ट भी मिलता है लोगों की वजह से। इस यानी भाई अपने देश में इस चीज़ को कोई भी करेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा, और ये मिलता भी है, सपोर्ट मिलता है। और ये जो सपोर्ट, अब हम लोग जो सेकंड रीजन देखते हैं, पहला तो वर्साई की संधि हो गया, दूसरा रीजन ये है कि नाजिज्म और फासिज्म का यानी राइज होता है। नाजिज्म नाजिज्म और फासिज्म का उदय होता है। ये नाजिज्म और फासिज्म होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये नाजिज्म जो है ना, नाजी के लोग थे, यानी हिटलर की जो विचारधारा को मानता था, जो जर्मन नस्ल का था उसके ऊपर ये मानती थी, वो नाजी के लोग हैं। वो क्या थे? नाजी हैं। यानी नाजी सब जर्मन में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी से आया था। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी पार्टी से ये आया था। और फासिज्म क्या होता है? देखिए, फासिज्म ये इटली में शुरू हुआ था, ये इटली में मुसोलिनी की विचारधारा थी। फासिज्म ये इटली में मुसोलिनी ये मुसोलिनी की एक विचारधारा थी, जिसमें डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, देश को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो डिक्टेटरशिप हो गया और देश को सबसे ऊपर। फासिज्म का मतलब होता है एक तानाशाह का पूरा कंट्रोल, तानाशाह का पूरा कंट्रोल। तो ये फासिज्म के लोग थे। 1933 में 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। ये जर्मनी का चांसलर बनता है हिटलर है। और इसका ये जो सपना था, लेबेंसराउम, लिविंग स्पेस, यानी जर्मनों के लिए ज़्यादा देना ज़मीन देना, लिविंग स्पेस हो गया, खासकर ईस्टर्न यूरोप में इसका सपना था कि जो नाजी के लोग थे उनको ज़मीन देना हो गया, उनकी अच्छी सी देखभाल। और इटली में जो मुसोलिनी ने 1922 में, मुसोलिनी की बता रहा हूँ कि ये 1922 में फास्टिस्ट सरकार बनाता है, मतलब फासिज्म सरकार बनाता है। कौन? मुसोलिनी फासिज्म सरकार बनाता है, जो रोमन एम्पायर का गौरव चाहती थी। किसका? रोमन एम्पायर का गौरव लौटाना चाहता था। कौन? मुसोलिनी ने। और जापान में, ये तो मैंने जर्मनी का बता दिया, इटली का बता दिया, लेकिन जापान में भी था, क्योंकि ये धूरी देश के ये लीडर थे। तो जापान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, मतलब सेना का राज था। जापान में सेना का राज था, जो एशिया में कॉलोनीज बसाना चाहती थी। और इन तीनों ने टोटली टेरिनियन यानी पूरी सत्ता एक लीडर के पास हो ऐसी सरकार बनाई। तो इन तीनों ने, कौन कौन? इटली हो गया, जापान हो गया, और जर्मनी ने, यानी इन तीनों ने एक पूरी सत्ता एक लीडर के पास हो, जो सत्ता जो होती थी एक लीडर के पास हो, ऐसा ये एक सरकार बनाते हैं, या अपने अपने देश में एक सरकार बनाते हैं कि जो पूरी सत्ता एक लीडर के पास हो। और हिटलर ने यहूदियों की सारी समस्याओं का एक जिम्मेदार ठहराता है। जो जापान का चांसलर था वो कौन था? हिटलर था। तो हिटलर यहूदियों का इन सारी मतलब समस्याओं का, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, यानी ज़मीन को छीना गया, और ये हो गया, हर्जाना हो गया, 33, वो जो 33 पाउंड मैंने बताया था, 33 बिलियन पाउंड, वो देना हो गया। मतलब इन सभी समस्याओं का जिम्मेदार हिटलर किसको ठहराता है? यहूदियों को।
जिससे एंटीसेमिटिज्म, यानी एंटीसेमिटिज्म मतलब एंटीसेमिटिज्म, एंटीसेमिटिज्म ये बढ़ाता है जर्मनी में। इसका मतलब ये हो गया यहूदी विरोधी भावना ये बढ़ाता है जर्मनी में। और बढ़ता भी है क्योंकि लोग इसी की, हिटलर की बातें मानते थे। जो नाजी के लोग थे, नाजी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, वो हिटलर को मानते थे। तो उसने प्रोपगंडा ये फैलाता है कि झूठी और एक तरफा जानकारी फैलाता है, और उसको बहुत ही बखूबी से यूज करता है अपने देश में। जैसे कि रेडियो हो गया, पोस्टर हो गया, ताकि लोग उसका सपोर्ट करें। इस चीज़ को ये बखूबी ये जानता था, ये क्योंकि ये लीडर था। तो इस चीज़ को हर तरह से अपने देश में फैलाता है यहूदियों के खिलाफ। और जो वहाँ के लोग थे वो यहूदियों को देखना नहीं चाहते थे। और एक चीज़ फैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो नाजी के लोग थे, नाजी विचारधारा के जो लोग थे, वो यहूदियों की जो आंखें हो गई, आंखों को देखकर पहचान जाते थे कि ये यहूदी और उनका कत्ल करते थे। ऐसा ऐसा मैंने भी सुना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नीली आंख हो गया, नीली आंख हो गया, भूरी आंख हो गया। तो ये आई थिंक, मुझे जो नीली आंखें के लोग थे वो यहूदी थे, या भूरी ये नाजी की। तो इसलिए भूरी जो थे ये नीली को देखकर पहचान जाते थे। इनका मतलब ऐसा विचारधारा बन गया था। अब इकोनॉमिक्स क्राइसिस हम लोग देखते हैं। ये इसको इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब जो थर्ड रीजन है, युद्ध क्यों शुरू हुआ था। युद्ध शुरू होने का मतलब ये एक एक जो मैं आपको लॉन्ग टर्म टेंशन, जो लंबे समय की तनातनी था, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये जो थर्ड रीजन है इसका है इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसको बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे ग्रेट डिप्रेशन का मतलब हो गया कि 1929 में ये शुरू होता। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी इसको बोला जाता है। आर्थिक मंदी, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी। डिप्रेशन का मतलब इकोनॉमी का बहुत नीचे गिर जाना, डिप्रेशन। 1929 में अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो गया था। क्रैश हो गया था, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक क्या हो गया, वो पूरी तरह से डगमगा गई थी। ग्लोबल इकोनॉमिक डगमगा। जर्मनी में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। लोग भूखे मरने लगे, लोग का भूखे मरने लगे। हिटलर ने वादा किया कि वो नौकरियां लाएगा, नौकरियां लाएगा। तो जिससे उसकी नाजी पार्टी को क्या होता है, भारी सपोर्ट मिलता है, भारी सपोर्ट मिलता है। और इटली और जापान में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से तो ये भी जूझ रहे थे लोग। जापान ने तो मंचूरिया यानी चीन का हिस्सा पर 1931 में कब्जा कर लिया था। 1931 में जापान, इस पॉइंट को लिखते जाएगा कि जापान ने 1931 में जो चीन की एक क्षेत्र था मंचूरिया, मंचूरिया उसको 1931 में कब्जा कर लिया था जापान ने, ताकि जो रिसोर्सेस हैं जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, यहाँ से ये प्राप्त किया जा सके। कौन, जापान। इस चीज़ के लिए यानी प्राप्त करने के लिए ये मंचूरिया पर कब्जा करता है। इम्पीरियलिज्म जो साम्राज्यवाद था, यानी दूसरों देशों पर कब्जा करना था, वो जापान को बखूबी आता था। और वो साम्राज्यवाद यानी साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था जापान, इम्पीरियलिज्म। तो इस चीज़ को ये इसी की वजह से, साम्राज्यवाद की वजह से ही मंचूरिया पर वो कब्जा करता है। फोर्थ नंबर का जो रीजन है, फोर्थ, वो है लीग ऑफ नेशन की फेल्योर, यानी फेल्योर ऑफ लीग लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संगठन बना था जिसका मकसद था वॉर रोकना। लीग ऑफ नेशन का मतलब यही होता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संगठन बनाया गया था, संगठन किस लिए, वॉर रोकने के लिए, वॉर रोकने के लिए संगठन को बनाया गया था, उसको लीग ऑफ नेशन बोला जाता है। और लीग कमजोर थी, लीग कमजोर क्योंकि इसके पास आर्मी नहीं थी, इसके पास आर्मी नहीं थी। और जापान ने तो 1931 में मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। इटली ने 1935 में इटली ने इथोपिया पर कब्जा किया था। इथोपिया इथोपिया पर कब्जा कर लिया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था, संगठन जो बनाया गया था, वो कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए
उसके पास तो आर्मी नहीं थी, उतना पैसा नहीं था, लेकिन संगठन बन गया था। इससे हिटलर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो एग्रेशन दिखा सकता है। हिटलर को क्या एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो जो आक्रामकता है, एग्रेशन है, वो दिखा सकता है और दिखाता भी है। और हिटलर ने 1936 में राइनलैंड, जो वर्साई ट्रीटी से प्रतिबंधित इलाका जो था उसका, राइनलैंड राइनलैंड वहाँ पर आर्मी भेजता है। हिटलर क्या करता है, आर्मी वहाँ पर अपना आर्मी भेजता है, जिसको हिटलर को कोई नहीं रोक सकता। ये तो इसको पता था कि लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर सकता, इसलिए राइनलैंड पर वो अपना आर्मी भेजता और वहाँ पर कोई रोकता भी नहीं है। तो 1938 में ऑस्ट्रिया में जर्मनी में मिलाता है। ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिया को कहाँ पर, जर्मनी में मिला लेता है। और जो इसका यूनियन, एक यूनियन बन जाता है, राइनलैंड को भी मिला लेता है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में भी मिला लेता है हिटलर, जो एक यूनियन बनता है। फिर चेकोस्लोवाकिया जो देश है, चेकोस्लोवाकिया से चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया से ये सूडेन लैंड को ले लेता है। चेकोस्लोवाकिया में एक सूडेन लैंड क्षेत्र इलाका होता है, उस वहाँ का सूडेन लैंड पर भी ये कब्जा कर लेता है। कौन, हिटलर। अब आता है कि फिफ्थ नंबर पर अपीचमेंट पॉलिसी क्या था फिफ्थ नंबर पर, अपीचमेंट पॉलिसी। देखिए, किसी को शांत करने के लिए उसकी डिमांड्स को मान लेना, ये अपीचमेंट पॉलिसी होता है। ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस डरते थे कि नया वॉर होगा। ब्रिटेन और फ्रांस को ऐसा लगता था कि अब फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हुआ, लेकिन अब फिर से एक नया वॉर शुरू होने वाला है। इसलिए उन्होंने हिटलर की जो डिमांड्स थी हिटलर की, उस डिमांड्स को मान लेते हैं। जैसे 1938 में म्यूनिक एग्रीमेंट, चेकोस्लोवाकिया का जो सुडेनलैंड को होता है वो हिटलर को दे देते हैं। उस डिमांड में हिटलर को दे दिया जाता है 1938 में। ये जो डिमांड था चेकोस्लोवाकिया का जो सुडेनलैंड क्षेत्र था, वो हिटलर को दे दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस डरते थे हिटलर से कि ये एक नया युद्ध शुरू कर सकता है। अभी तो पहले युद्ध से हम लोग जूझ ही रहे हैं, हम लोग का इकोनॉमिक्स क्राइसिस हो गया है। तो इस चीज़ से वो लोग काफ़ी डर गए थे। और ब्रिटिश पीएम चैम्बरलेन ने कहा, ब्रिटिश पीएम चैम्बरलेन ये कहता है कि पीस फॉर और टाइम। लेकिन हिटलर ने 1939 में पूरा चेकोस्लोवाकिया को ले लेता है। 1938 में तो उसका एक क्षेत्र लेता है, लेकिन 1939 में पूरा देश ही कब्जा कर लेता है। और ये पॉलिसी जो बनाया गया था, अपीसमेंट पॉलिसी, शांति रखने के लिए, ये 1939 में होता है, वो हिटलर की वजह से 1939 में हिटलर की वजह से ये पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो जाता है। पूरी तरह से क्या हो, फेल हो जाए, क्योंकि हिटलर की भूख इतनी बढ़ गई थी कि वो ब्रिटेन फ्रांस को लगा कि वो वॉर अवॉइड कर रहा है। लेकिन हिटलर को और कॉन्फिडेंस मिलता गया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस उसकी बातें मानते गए, तो वो भला क्यों रुकेगा, तो उसको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही। इसलिए उस चीज़ को वो आगे बढ़ता गया, उसकी भूख बढ़ती गई। सिक्स पॉइंट जो है वो है नाजी सोवियत पैक्ट्स। नाजी सोवियत पैक्ट 1939, यानी दो देशों के बीच डील होता है। 1939 में दो देशों के बीच एक डील होता है, हिटलर और स्टालिन। देखिए, हिटलर तो एक्सिस पावर कंट्री का होता है, और जो यूएसएसआर स्टालिन है, यूएसएसआर मतलब वो मित्र देश की तरफ है।
ठीक है, अलाइड पावर की तरफ से था। तो दो देशों के बीच जो डील होता है उसको नाजी सोवियत पैक्ट बोला जाता है। 1939 में होता है दो देशों के बीच की डील। और ये किसके बीच, हिटलर हिटलर वर्सेस स्टालिन के बीच होता है। ये एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। ये डील में ये बोला गया है कि ये एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सीक्रेट प्रोटोकॉल रखा गया था जिसमें पोलैंड को बांटने की बात की गई थी। तो इनके बीच एक मतलब सीक्रेट बात हुई थी कि जो पोलैंड है इसको बांटा जाएगा। और केवल किसको पता था, हिटलर और स्टालिन को। इस पैक्ट में यानी इस डील में ये बोला गया था कि पोलैंड को बांटा जाएगा। ये शॉकिंग था क्योंकि नाजी और कम्युनिस्ट दुश्मन थे। नाजी और कम्युनिस्ट क्या थे, दुश्मन थे। इस पैक्ट ने हिटलर को और कॉन्फिडेंस दिया कि वो पोलैंड पर अटैक कर सकता है बिना यूएसएसआर के डर से, क्योंकि यूएसएसआर भी इस चीज़ में शामिल होता है। मतलब पोलैंड को बांटने की बात में वो पता होता है, यूएसएसआर को पता होता है, लेकिन हिटलर को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अब वो पोलैंड पर तो युद्ध कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये ट्रिगर इवेंट इसको बोलते हैं। और सातवां जो पॉइंट होता है वही होता है एक ट्रिगर इवेंट। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है, ट्रिगर ट्रिगर इवेंट। ट्रिगर इवेंट का मतलब है किसी देश पर आर्मी से हमला करवाना। आर्मी से हमला करवाना, जो जैसे 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर ब्लिट्स कीर्क यानी लाइटनिंग वॉर कराता है। लाइटनिंग वॉर लाइटनिंग वॉर कराता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लिट्स कीर्क। लाइटनिंग वॉर कराता है यानी तेज टैंकों से वॉर कराता है, हवाई हमला करवाता है, यानी जहाज़ों के द्वारा हमला करवाता है। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब फ्रांस और जो फ्रांस था, ब्रिटेन था, अब इनको लगा कि जर्मनी तो मानने वाला नहीं है। इनको पहले से डर था कि वो ये वॉर करेगा तो इसकी जो भी डिमांड्स है उसको मान लिया जाता है। अब मानते भी हैं। जो चेकोस्लोवाकिया का जो क्षेत्र होता है, सुडेनलैंड, उस चीज़ को वो देने के लिए राजी भी हो जाते हैं। लेकिन जब ये पोलैंड पर आक्रमण करता है तब ब्रिटेन और फ्रांस ये समझ जाते हैं कि अब जर्मनी अब वॉर डिक्लेयर कर दिया तो क्यों ना मैं भी अब वॉर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और पोलैंड ने 1 महीने में हार गया। जर्मनी के जो हिटलर है, हिटलर की वजह से पोलैंड पोलैंड 1 महीने में हार जाता। और यूएसएसआर ने ईस्टर्न पोलैंड पर कब्जा कर लेता है। देखिए, लड़ाई किससे हुई, हिटलर से यानी जर्मनी से। यहाँ पर ये यूएसएसआर है यानी रूस है, यहाँ पर जर्मनी है, और यहाँ पर पोलैंड है। ठीक है, तो जो ईस्टर्न ये जो क्षेत्र है, झगड़ा होता है इससे, और कब्जा करता कौन, रूस, यूएसएसआर। तो यानी ईस्टर्न पोलैंड पर कब्जा कौन किया, यूएसएसआर। ये वॉर का ऑफिशियल स्टार्ट था। मतलब अब ये वॉर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, एक तरह से बोले कि ये ऑफिशियल एक स्टार्ट पॉइंट था वॉर करने का। तो इस मतलब जितना मैंने अभी पढ़ाया, जितना भी पॉइंट मैंने आपको 7 पॉइंट तक मतलब वो रीजन मैंने दिया कि वॉर में कैसे वॉर होता है, क्यों होता है, उसका रीजन क्या था। तो 7 पॉइंट मैंने आपको रीजन दिया। और इसमें जो याद करने की ट्रिक है वो आपको मैं बताता हूँ। वो याद करिएगा फाइन। ठीक है, फाइन। जैसे एफ से फासिज्म हो गया, आई से इम्पीरियलिज्म हो गया यानी साम्राज्यवाद हो गया, आई एन से नेशनलिज्म हो गया, और ई से इकोनॉमिक्स क्राइसिस हो गया। ये हर कारण से हिटलर जैसा लीडर को एक मौका देता फाइन। ठीक है, इस फाइन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि फाइन ये जो है एक एक इसका जो फुल फॉर्म मैंने बताया, ये हिटलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है याद करने के लिए। अब साल दर साल एक इवेंट होता है, मतलब वॉर 2 थिएटर्स यानी युद्ध के 2 क्षेत्र होते हैं, 2 फील्ड होता है, लड़ा गया था। अब उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। वॉर तो अब शुरू हो गया, एक ऑफिशियल मतलब स्टार्ट ऐसे बोला गया था पोलैंड पर। पोलैंड जब हार जाता है, 1 महीने में हार जाता है, तो समझिए कि युद्ध अब शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये जो वॉर था
दो क्षेत्रों में लड़ा गया था। जैसे यूरोपियन थिएटर हो गया एक, दो क्षेत्र मतलब यूरोपियन, एक यूरोपियन हो गया, एक पैसिफिक, पैसिफिक, यूरोपियन एक पैसिफिक। मतलब यूरोपियन में कौन कौन था? तो यूरोपियन में था जर्मनी और अलाइड्स, जर्मनी वर्सेस अलाइड्स, अलाइड्स कंट्री जो थे, मतलब कौन कौन? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, सोवियत हो गया, मतलब ये सॉरी यूएसएसआर, उसी को रूस सोवियत बोल लेते हैं, चीन हो गया। तो ये अलाइड कंट्री से युद्ध होता है, इसको यूरोपियन थिएटर बोलते हैं। अब पैसिफिक थिएटर में कौन कौन था? जर्मनी हो गया, सॉरी जापान हो गया, जापान हो गया वर्सेस यूएस और अलाइड्स। मतलब जापान तो धूरी देश का था, जर्मनी भी धूरी देश का था और अलाइड से लड़ता है। जापान भी धूरी देश से था, वो भी अलाइड से लड़ता, और यूएस यानी अमेरिका जो था ये भी अलाइड कंट्री का था। ठीक है, अब दो थिएटर में ये बढ़ जाते हैं, दो क्षेत्रों में ये बढ़ जाता है युद्ध। अब एक एक मतलब ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताऊंगा कि थिएटर का मतलब है जंग का मैदान। पहली बात तो आप याद करिएगा, ये थिएटर, यूरोपियन थिएटर का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई सिनेमा हॉल। थिएटर मतलब जंग का मैदान, यहाँ पर इसका मतलब होता है। अब एक एक मैं डेट वाइज आपको बताऊंगा कैसे युद्ध शुरू होता है, कहाँ किससे किससे युद्ध लड़ा जाता है, कितने महीने में युद्ध की समाप्ति होती है, कितने महीने में चलता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे पहला होता है 1939। ठीक है, 1939 में लाइटनिंग वॉर में यानी बिल्टज क्रीज ईयर शुरू होता है। बिल्टज क्रीग, क्रीग ईयर बोला जाता है, ईयर बोला जाता है जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर वॉर करता है, यानी सरप्राइज अटैक करता है, अचानक से अटैक करता है। कौन? जर्मनी ने, जर्मनी ने पोलैंड पर, पोलैंड पर अटैक करता है। और इसमें फोनी वॉर, नकली जंग यानी वेस्टर्न फ्रंट पर ये 8 महीने शांति चलता है। जो फोनी वॉर था, इसमें फोनी वॉर भी बोलते हैं, फोनी वॉर। जो वेस्टर्न फ्रंट था, वेस्टर्न फ्रंट जो पश्चिमी फ्रंट था, वहाँ पर 8 महीने तक शांति, महीने पर शांति, 8 महीने तक शांति रहता है, 8 महीने तक शांति रहता है। ये 1939 में बिल्टज क्रीज ईयर शुरू का होता है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करता है, यानी लाइटनिंग वॉर शुरू करता है। फिर आता है कि 1940 में, 1940 में जर्मनी ने, जर्मनी ने डेनमार्क हो गया, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, बेल्जियम, फ्रांस, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, नीदरलैंड, इन सब देशों पर वो 1940 में कब्जा करता है। और ब्रिटेन से जब युद्ध होता है, ब्रिटेन से युद्ध जब होता है जर्मनी से, तो उसको बोला जाता है बैटल ऑफ ब्रिटेन, बैटल ऑफ ब्रिटेन, बैटल ऑफ ब्रिटेन बोला जाता है। जिसमें से जर्मन का जो लुफ्ट वॉफे था, जिसको जर्मन एयरफोर्स बोलते हैं, तो जर्मन लुफ्ट वॉफे जिसको जर्मन एयरफोर्स बोलते हैं, वर्सेस ब्रिटेन का ब्रिटिश RAF, इनके बीच युद्ध होता है। तो RAF का मतलब हो गया कि रॉयल, रॉयल एयरफोर्स। तो इसमें जीत किसकी होती है? जीत ब्रिटेन की होती है। जीत किसकी होती है? जीत ब्रिटेन की होती है, ब्रिटेन की होती है। ठीक है, और जापान ने 1940 में, जापान ने इंडो चाइना पर कब्जा करता है, इंडो चाइना, चाइना पर कब्जा, कब्जा करता है, इंडो चाइना पर कब्जा करता है। अब 1941 में, साल 1941 की टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, साल 1941 को टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, जिसमें ऑपरेशन बारबारोसा, बारबारोसा में ऑपरेशन, ऑपरेशन बारबरोसा, ठीक है, बारबरोसा में जर्मनी ने, इसको टर्निंग 1941 के टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो जर्मनी ने, जर्मनी ने USSR पर अटैक करता है, USSR पर अटैक करता हो। और ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्लान था, मतलब बहुत ही बड़े सैनिक लेकर USSR पर अटैक करता है, USSR पर।
अब अगला आता है कि पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, जापान ने यूएस नेवल बेस पर अटैक करता 7 दिसंबर। जर्मनी ने जर्मनी ने यूएस के यानी अमेरिका के नेवल बेस पर अटैक करता है। नेवल बेस पर नेवल बेस पर 7 दिसंबर को अटैक 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 करता है। अब आता है कि होलोकास्ट इवेंट्स। होलोकास्ट इवेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, होलोकास्ट इवेंट्स, होलोकास्ट घटना क्या है कि फाइनल सॉल्यूशन, हिटलर फाइनल सॉल्यूशन ये निकालता है कि जो यहूदी हैं उनको मारा जाए। तो यहूदियों का वो नरसंहार करता है, जिसमें 60 लाख यहूदियों को मार देता है। एक बंकर में बंद करके गैस, जहरीली गैस छोड़कर मार देता है। 60 लाख यहूदियों को ऐसे बंकर में बंद बंद करके गैस छोड़कर मार देता है, यानी 6 मिलियन। और ये फाइनल सॉल्यूशन इसका था। होलोकास्ट इवेंट्स को ऐसे फाइनल सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं, हिटलर का भाषा में बोले तुम। अब आता है कि 1942 में अलाइड फाइट बैक करते हैं, जिसको अलाइड फाइट बैक बोलते हैं। अलाइड फाइट बैक फाइट बैक यानी बैटल ऑफ मिडवे। अमेरिका ने जापान की नेवी को हराते हैं। जिसको बैटल ऑफ मिडवे बोलते हैं। बैटल ऑफ मिडवे, जैसे यूएस, अमेरिका ने जापान जापान का जो नेवी है उसको हराता है, उसको हरा देता है। फिर से आता है कि बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बैटल ऑफ स्टालिनग्राड ने यूएसएसआर ने जर्मनी को हराता है। यूएसएसआर ने जर्मनी को हराता है। और जो यूएसएसआर का शहर है वो स्टालिन के नाम पर पड़ता है, जिसका नाम स्टालिनग्राड है। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, जब ये बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हुआ था यूएसएसआर और जर्मनी के बीच, तो यूएसएसआर ने ही जर्मनी को हराया था। और इस जो यूएसएसआर का जो शहर है स्टालिनग्राड, स्टालिन के नाम पर ही पड़ता है। तो जर्मनी की इसमें हार होती है। ठीक है। अब 1943 की बात करते हैं, मोमेंटम शिफ्ट की। 1943, मोमेंटम शिफ्ट 1941 की मोमेंटम शिफ्ट, यूएसएसआर ने जर्मनों को पीछे धकेलता है। पीछे धकेल देता है। और इटली में अलाइड्स लैंडिंग यानी मुसोलिनी गिरफ्तार होता है। और इटली में किसको गिरफ्तार किया जाता है? मुसोलिनी को। मुसोलिनी वहाँ का जो लीडर होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी इटली में जो अलाइड्स कंट्री के जो लीडर थे या उसकी जो सेना थी, वो जब इटली में पहुँचते हैं तो वो मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अगला जो पॉइंट है कि तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है। तेहरान कॉन्फ्रेंस तेहरान कॉन्फ्रेंस में अलाइड्स ने डिड डे यानी नॉर्मडी अटैक का प्लान करते हैं। डिड डे नॉर्मडी अटैक का प्लान करते हैं। अब आता है कि 1944 में अलाइड्स डोमिनेट, जिसको बोलते हैं अलाइड्स डोमिनेट। अलाइड्स डोमिनेट यानी डिड यानी 6 जून को नॉर्मडी में अलाइड्स लैंडिंग करते हैं, जैसे इटली में लैंडिंग किए थे। फ्रांस के तट पर, नॉर्मडी एक फ्रांस का तट है, तो वहाँ पर लैंडिंग करते हैं, अलाइड्स लैंडिंग होता है। बैटल ऑफ लेटे गल्फ, अगला जो पॉइंट है कि बैटल ऑफ लेटे गल्फ, बैटल ऑफ लेटे गल्फ यानी यूएस ने जापान की नेवी को डिस्ट्रॉय करता है।
पाकिस्तान की जो नेवी है उसको ख़त्म करता है, ख़त्म कर देता है। अब आता है कि लास्ट लास्ट जो ये डेट मैं बताने जा रहा हूँ 1945, द एंड बोला जाता है। 1945 ये जो पॉइंट है इसको द एंड, यानी हिटलर 1945 में हिटलर 1945 में सुसाइड कर लेता है, सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता है। और जर्मनी इस प्रकार वो सरेंडर कर देती है। जर्मनी क्या कर देती है, सरेंडर कर देती है 7 मई को, 7 मई को सरेंडर करते हैं, जिसे विक्ट्री इन यूरोप बोला जाता है। वी वी बोला जाता है, वी डे मतलब विक्ट्री यूरोप डे बोला जाता है। और हिरोशिमा और नागासाकी इस पर, और 1945 में यूएस ने, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा, नागासाकी नागासाकी पर एटॉमिक बम छोड़ देता है। और इस प्रकार जापान भी सरेंडर कर देता है 2 सितंबर को। 2 सितंबर को जापान भी सरेंडर कर देता है, जिसको वीजे बोला जाता है, यानी विक्ट्री इन जापान, विक्ट्री इन जापान। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये 1945 में समाप्त होता है। तो जर्मनी ने बिना शर्त सरेंडर करता है, अनकंडीशनल सरेंडर होता है, जो पूरी तरह से हार मान जाता है, क्योंकि वहाँ का जो हिटलर था वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें 50 से 80 मिलियन डेड होते हैं होलोकास्ट में। जब जर्मनी होलोकास्ट करता है यानी 6 मिलियन यहूदियों को मार देता है। तो आई थिंक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो लेक्चर। तो अगर नॉलेजफुल लगता है, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।